तरह हमारे फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, ऑब्वियसली रिकत आमेद मनाजिर हैं। हम तो सिर्फ बात करते हैं जिन फौजियों ने अपनी जानें दे दी हैं इस मुल्क को डिफेंड करते करते। अफसोस का मुकाम ये है कि इस मुल्क की तमाम सियासी पार्टीज उसके ऊपर भी मुतफिक नहीं है। मैं आज सुन रहा था ANP के रूह रवा जो है वो आज फरमा रहे थे, कौमी सेनेट के अंदर वो बड़ा खिताब लंबा चौड़ा कर रहे थे और वो रोना रो रहे थे इस बात का कि हाय हमने जो है पता नहीं फलां की जंग लड़ी, फलां की जंग लड़ी। भाई जंग हम पे मुसल्लत की गई, ख्वाह वो अफगानिस्तान वाली जंग थी, रशिया ने जो की, सोवियत यूनियन ने। जब पाकिस्तान जख्मी है और जख्मी होता आ रहा है, आप उसको उस जख्म के ऊपर जो है वो नमक छिड़क जा रहे हैं। कभी आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, कभी आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, अपने सिवा सबको ब्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टीज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस चीज की कि इस मुल्क के अंदर आज यूनिटी नहीं है। एक नफाक का आलम है और वफाक जो है नफाक के साथ चल नहीं सकता। ये फितरे से भी बढ़कर एक चीज है, क्योंकि हम जब नेशनल इश्यूज के ऊपर आप हिंदुस्तान को देखें, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में ईंट कुत्ते का बैर वाला मुहावरा है, लेकिन जहां नेशनल इश्यूज आते हैं वहां पे वे एक जबान खड़े होते हैं सारे के सारे। हम यहां पर किसी नेशनल इशू के ऊपर एक नहीं है। दहशतगर्दी जैसे इंपॉर्टेंट तरीन सेंसिटिव मामले में जिसमें फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, आम पाकिस्तानी मासूम शहीद हो रहे हैं, उसमें भी हम सियासत करते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली जहां पे हमने हमारे पैसों से चलती हैं, हमारी तनख्वाहों से सेनेटर बैठ के जो है यहाँ पे स्पीचेस करते हैं और कौमी असम्बली के मेंबरान, वहां पर भी नफाक की बातें की जाती हैं, पाकिस्तान के जख्मों में नमक छिड़कने की बातें की जाती हैं। और अभी मैं शामी साहब को सुन रहा था, बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान में जो रिसेंट दहशतगर्दी हुई है उसके अंदर बलूचिस्तान से कोई आवाज नहीं आई उसकी कंडेमनेशन की। मतलब एक वज़ीर आला बलूचिस्तान को आप साइड पे कर दें, उसके अलावा वो कहीं से वहां के सोशल वर्कर, NGOs, पॉलिटिकल सब खामोश है, ऐसे जैसे कि एक मौत का समय है, कोई सांप सूंघा हुआ किसी वजह से कि इंसानों का या जानदारों का खून नहीं बहा, कोई चरिंद परिंद जो है वो आके मर गए। यहाँ पे तो हमारे आला अदलिया जो है उसके मुतालिक परसेप्शन है कि वो डिवाइडेड है। वो आपस में डिवाइड ना भी हो तो उसके बाद हुकूमत इस तरह के इकदाम कर देती है कि नजर आता है कि जी अब ये आजादी अदलिया के खिलाफ चल निकले। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि हमारा ये इख्तियार है, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है, हम कितने जजेस रखें, हम जज की क्या एज रखें, कौन सा जज आना चाहिए, उस जज को क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ये सब हुकूमत समझती है उसकी सवाबदीद है। आज इस तमाम दहशतगर्दी के उसके अंदर जब फौज जो है वो लड़ रही है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर, हमारे सियासतदान जो है वो इस वक्त नया शगुफा लेके बैठ के, हुकूमत जो है उसने बताया है कि चलो जजों की तादाद तो वो बढ़ा रहे हैं, वो आई थिंक उसको कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं 23 के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद वो बढ़ा के 23 पे लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ एक कानूनी पैकेज भी लेकर आ रहे हैं। इस कानूनी पैकेज के अंदर होगा ये, बादिल नजर में नजर आ रहा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती जो है हुकूमत चाहती है वो उसकी मर्जी से की जाए, सीनियोरिटी का प्रिंसिपल साइड पे हो जाए, और जिस तरह हुकूमत किसी इदारे का CEO सरकारी इदारे का सिलेक्ट करती है, इसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करे। और इसके लिए वो लाहौर हाई कोर्ट की मिसालें दे रहे कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 सीनियर जजों को सुपरसीड करके जो है वो जूनियर थी जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अहल नहीं थी, लेकिन वो आगे आगे सीनियरिटी का प्रिंसिपल वहां नहीं लगा। प्रॉब्लम हुकूमत के लिए ये है कि यहां पर एक अल-जिहाद ट्रस्ट केस जो है उसका फैसला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1996 का, जैसे सज्जाद अली शाह थे उस जमाने में हमने देखा हुआ है। उस जमाने में भी एक बहुत बड़ा ड्रामेबाजी हुआ करती थी सियासतदानों और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। वहां पे मामला सेटल कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस टू बाईपास दिस एंड दिस। अब सुप्रीम कोर्ट के इस चीफ जस्टिस को उसको चेंज करने का हुकूमत सोच रही है। जजों की एज इस इंटरेस्ट के साथ बढ़ाई जा रही है। जजों की एज भी आर्टिकल 179 में लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाया तो रिटायरिंग एज जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, इसको 67 करने का सोच रही है। उससे जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनको गालिबन 1.5 साल और मिल जाएगा, और जैसे मंसूर अली शाह को शायद 6 महीने और मिल जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इस बारे में एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन शायद उनको 6 माह ज्यादा मिल जाए अगर ये अमेंडमेंट आती है और फाइज ईसा साहब 1.5 साल और करते हैं। इस तमाम मसले के ऊपर उमर अयूब साहब ने कहा है कि हुकूमत जो है वो जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम का ऐलान महीना 1.5 महीना पहले कर दिया गया था, फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करे। उमर अयूब साहब की बात में आपको सुनवाया तो उमर अयूब साहब, राइट। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आबिद जुबैरी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फजल साहब, दहशतगर्दी से नब्ज़ आजमा है स्टेट, हमारे फौजी जाने दे रहे हैं, इस वक्त
सियासी यूनिटी तो है ही नहीं। आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, इमरान खान आपसे बात नहीं करना चाहते, चैप्टर ही क्लोज है। और ऑब्वियसली आपके भी इंटरेस्ट में है कि इमरान खान से बात ना की जाए, आपकी भी हुकूमत चल रही है, आप तो नहीं अफोर्ड करेंगे कि इमरान खान से बात करके वो बाहर आ जाए और जो आपकी चलती भरती भरा भरा पूरा मेला जो है वो पलटा दिया जाए या उलट जाए या उसमें रंग में भांगड़ डल जाए। आई कैन अंडरस्टैंड योर पोलिटिकल लिमिटेशंस, तो वो आप वो नहीं करेंगे। इमरान खान की अपनी लिमिटेशंस है, वो आपको समझते कुछ नहीं और वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। लेकिन सर, इससे कतई नजर, क्या आप ये अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की आप समझते हैं हुकूमत का राइट है कि वो सीनियरिटी या नॉन सीनियरिटी की बेस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला करे? देखिए, सबसे पहले तो मुल्क में जो इस वक्त फ़िज़ा जो है वो इंतहाई सोगवार है जिसकी वजह हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हैं जो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। और पाकिस्तान में जब भी अब तो बड़ा अरसा हो गया है, कौम जो है उसने बहुत सफ़र किया है दहशत गर्दी की इस जंग में, और हमेशा जब हमने ये जंग जीती है तो उसमें कौम के अंदर एक इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ देखने में आया है। और सियासी जमातें अपने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हमेशा उन्होंने इत्तेहाद के साथ और एक होकर इस बला का मुकाबला किया और पाकिस्तान ये जंग जीता रहा है। आज जिस तफरीक की आप बात कर रहे हैं, कम अज़ कम इसकी बुनियाद ना तो जी हुकूमत की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से डाली गई है, ना हम समझते हैं आज के ना हम कहते हैं ना समझते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए। हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। और हम ये बात बार बार कहते हैं कि सियासतदान आज बैठें, 10 साल बाद बैठें, 20 साल बाद बैठें, मामला हल तभी होगा जब सियासी जमातें बैठ के टेबल पे बात करेंगी। इमरान खान इस वक्त तो ये तफरीक आपको पॉलिटिकली सूट करती है सर, आपकी अपनी हुकूमत ही रहेगी। वरना अगर तफरीक खत्म हो जाए, नहीं इमरान खान बाहर आ जाए, तो आपकी हुकूमत ही रहेगी। पॉलिटिकली देखें, बात सुने, हमारे लिए इससे पहले भी हमने जो फैसले किए, हमें पता था सियासी तौर पे इसका हमें नुकसान होगा, लेकिन हमने बात रियासत की है, सियासत की नहीं की। इसलिए आज अगर इमरान खान साहब से बात करके हमें अपनी कोई सियासत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उसकी परवाह नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। इस मुल्क को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस निज़ाम को बचाने की और सिस्टम को आगे चलाने की बात है। इमरान खान साहब इसमें अपना हिस्सा डालना चाहें, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो अपने आप को इस निज़ाम से ही बालातर समझते हैं, जो कि वो समझते हैं, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी जो आपने बात की जी, हाँ, इसके साथ साथ जो बहुत आज जो मनाजर मैंने खुद भी टीवी पे अब मेरा सवाल देखे, जवान अफसरान और हमारे इंटेलिजेंस के, फ़ौज के, पुलिस के, सिविलियंस, उनके आज सब की जनाजे, मैयतें, उनके माँ बाप, उनकी गम, उनका दुख जिसका हम अंदाज़ा शायद लगा भी नहीं सकते। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे और उन शहीदों की जो कुर्बानियाँ हैं ये ना रायगां जाएंगी। और इंशाअल्लाह कौम को और सबको, मैं समझता हूँ सियासी जमातों को बिलखुसूस इससे सबक हासिल करना चाहिए और कुछ लर्न करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बात की जी सुप्रीम कोर्ट की, तो देखें, जो जजेस की तैनाती का मामला है, इस हवाले से जो चहमगोइयाँ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझसे कई नामवर लोग जिनका ताल्लुक़ जर्नलिज़म से भी है पूछ चुके हैं, कि कई एंकर्स पूछ चुके हैं प्राइवेटली मुझे कॉल करके कि ये जो जॉइंट सेशन का मामला अभी आ रहा है और अगले हफ्ते इंशाल्लाह बुध या जुमरात को जॉइंट सेशन हो रहा है, उसमें आप क्या कानून साजी करने जा रहे हैं और क्या जजेस वाला मामला उसमें टेकअप हो रहा है। तो मुझे बसद एहतराम ये सबको पता होना चाहिए कि जॉइंट सेशन के अंदर किसी तरह की कोई कानून साजी नहीं हो सकती, टेक्निकली नहीं हो सकती। अगर कोई आपने अमेंडमेंट करनी है तो वो कौमी असम्बली में होगी, फिर सेनेट में होगी। तो लिहाजा जॉइंट सेशन कुछ और बिजनेस के लिए है। जो पेंडिंग बिल थे हमारे और जो साबका सदर थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने वो रिजेक्ट किए हुए हैं, वो उसके लिए है। किसी तरह का कोई मामला अभी मौजूदा असम्बली सेशन में कोई ज़ेर बहस नहीं है, एजेंडे पे नहीं है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातों को या इस तरह की अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। लेट्स सी, अगर कोई बात आगे आएगी तो पहले बताएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कामरान भाई के, जो इदारा इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम इदारा है, वो आइन के तहत पार्लियामेंट का इदारा है और आइन के अंदर अमेंडमेंट का इख्तियार भी पार्लिमान को है। तो लिहाजा ये मामला जो तकर्रियाँ होती हैं, ये मैं गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, ये पार्लिमान का इस्तेहकाक है और उसका इस्तेहकाक रहना चाहिए। और ये हर दौर में गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, लेकिन पार्लियामेंट की अपनी एक सेंटिटी है और पार्लियामेंट को अपना जो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है,
वो उसे ठीक बरकरार है। रख के काम करना चाहिए। दैट्स ऑल आई कैन से। इसके अलावा और कोई चीज़ें भी लेकिन फिलहाल ऑब्वियसली ज़ेर गौर पार्लियामेंट नहीं को है। कोई ऐसी तरमीम तो पास नहीं करनी चाहिए जिससे इंप्रेशन हो कि आप मेलाफाइडा इंटेंट से ये तरमीम कर रहे हैं, अदरवाइज वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। ये भी तारिक भाई आपको पता ही है ना। ऑब्वियसली आपने एक ऐसी तरमीम तो नहीं कर सकते जो मेलाफाइडा देखिए हो, जो आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हो, जो किसी एक जज को रोकना, किसी दूसरे जज को की तैनाती बढ़ाने के लिए हो, ऐसी तरमीम तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी ना। देखें, एक बात यह है कि गवर्नमेंट यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसे राइट एक्ट्स है। और ऐसी तरमीम मुख्तलिफ अदवार में होती रही हैं कि जो वक्त की ज़रूरत रही है। अब उसको आप मेलाफाइडी कहें, बोनाफाइडी कहें, ये कोई बात नहीं है। आपने गवर्नमेंट चलानी होती है, डे टू डे मामलात चलाने होते हैं, आपको अच्छे बुरे फैसले करने पड़ते हैं। आप 10 फैसले करते हैं, उसमें से 8 ठीक होते हैं, 2 गलत हो सकते ठीक हैं, है। लेकिन यू हैव टू टेक डिसीजंस। और जब आप फैसले करते हैं तो उनको पॉलिटिकल जो बैकिंग होती है वो आपको पार्लिमान और उसका एक्ट या उसकी जो भी आप बिल पास करते हैं उसके ज़रिए होती है। तो ये नहीं है कि ये कोई आपका पॉइंट मेलाफाइडी आ है। गया। और हाँ, ये बात मैं ज़रूर आपका पॉइंट कहूँगा, आ गया। जी जी, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरा ख्याल वो है ये उसमें जो शफाफियत होनी चाहिए जी उसमें। जी 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 आप बता दें कब जी जी, वो जो आपको साफी भाई हमारे फोन करते हैं, उनको वाकई अजीब सी बात है। उनको पता होना चाहिए कि ज्वाइंट सेशन में से तरमीम नहीं हो सकेगी, और अलग अलग तरमीम तो एक बहुत बड़ी चीज है। 2/3 मेजोरिटी आपको शो करनी पड़ेगी, सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी अलग अलग सेशन से मंजूरी लेनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर लॉ बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। दूसरी बात, हमारे साफी भाई जो है आपसे पूछते हैं, वो बाकी बातें भी उनको पता होनी चाहिए बेसिकली कि अभी तो आपके पास 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं। अभी तो आपकी जो पोजीशन चल रही है उसके अंदर आप आयते हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो 112 पे स्टैंड करता है। मौलाना फजल रहमान के 8 बंदे मिल भी जाएं तो आपके कितने बन जाएंगे? 120 बन जाएंगे, या उनके 9 है तो 121 बन जाएंगे। 124 आपको गालबन चाहिए होंगे उसको करने के लिए, या 224, जितने भी 224 चाहिए होंगे, तो 212 आपके अभी है हुक्मरान इत्तेहाद के। तो ये चीजें जो है अभी तो आपके एंड पे ये भी पेंडिंग है। लेकिन आबिद जुबैरी साहब, ये बात तो तारिक फजल साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि हुकूमत का ये राइट है वो किसी भी तरमीम के जरिए, क्या अल जहाद ट्रस्ट केस को तो एक फैसला है ना, वो फैसला किसी भी तरमीम से चेंज तो हो सकता है। तो क्या हुकूमत का ये राइट नहीं है, अगर वो समझे कि नहीं सीनियरिटी के बजाय हुकूमत फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, ये क्या उसका राइट नहीं है? या आप समझते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट में अगर तरमीम चैलेंज किया जाए किसी पोलिटिकल पार्टी की तरफ स्ट्राइक डाउन करने के मिजाज है सुप्रीम कोर्ट? आबिद जुबैर साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा जो पाकिस्तान के इतने लोग शहीद हुए हैं कल बलूचिस्तान में, और ऐसा लगता है बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है कि वहाँ कोई रेट ही नहीं है कि हाईवे पे आप चल ही नहीं सकते। बड़ी शहादतें हुई हैं, अल्लाह उन सब के बुलंद दर्जात अता फरमाए। और आपने वजह फरमाया कि ये सियासतदान जो हैं बिल्कुल मुल्क का नहीं ख्याल रख रहे हैं और ये आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं और मुल्क का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं कर रहा, और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। इनको इस पे सोचना चाहिए, होश के नाखून करने चाहिए। कहीं हम मशरक़ी पाकिस्तान वाला आई होप हम लोग ना देखें सानिया पाकिस्तान के अंदर फिर कभी। अच्छा, जो आपने बात की, देखिए बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तारिक फजल साहब बहुत आला वो हैं पार्लियामेंटेरियन, बड़े मंझे हुए। बात इन्होंने सही कही है कि पार्लियामेंट का हक होता है कि वो आइन की तरमीम करे। ये अब आइन उसको हक देता है आर्टिकल 238 और 239 में। लेकिन देखें, जो बात जो आपको समझना चाहिए, जब आम कानून साजी जो होती है वो पार्लियामेंट का हक होता है। ये एक चीज़ प्लीज़ याद रखें, मैं तारिक भाई से भी कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान में ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना गवर्नमेंट सुप्रीम है। आइन पाकिस्तान है, आप तीनों इसके ताबे हैं, तीनों इंस्टीट्यूशन, और यही जजमेंट्स हैं, और ये हैं कि सब तीनों, हाँ कानून साजी आइन साजी आपका हक है। लेकिन आप जुडिशरी में, अब देखिए आपने कहा कि जी ये जो केस था, जो केस 1996 का केस था, उसमें देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, क्योंकि उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम जो थे वो आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाए गए थे। उनसे 3 सीनियर जजेस मौजूद थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये बात तय हो गई असद अली के केस में, जिसमें सज्जाद अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि उनका अपॉइंटमेंट आउट ऑफ टर्न जूनियर जज को बनाने में वो गलत था। और सीनियर जज फिर आपने देखा वो चले गए, और जस्टिस अजमल मियाँ जो थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो सीनियर मोस्ट जज थे, वो हो गए। उसके बाद से ये चीज़ फॉलो होती रही 18वीं तरमीम तक। 18वीं तरमीम को आर्टिकल 175, लेकिन आप साहब उसके अंदर भी सज्जाद अली शाह को फायदा हुआ। कहा यह गया था कि ये सीनियरिटी का असूल जो है अल जहाद ट्रस्ट केसेस का सज्जाद अली शाह पे अप्लाई नहीं होगा।
नहीं, वो इसलिए कि सजा अली शाह खुद चीफ जस्टिस ने उन्होंने लिखा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी और जजेस के बारे में नहीं बात की थी, वो हाई कोर्ट, जो आपने रेफरेंस दिया वो हाई कोर्ट की सीनियरिटी की जी। बात हो रही थी। और इसी वजह से हमारी पटिशन भी पेंडिंग है, हम 6 लोगों ने फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि सीनियर मोस्ट जज को होना चाहिए इवन हाई ठीक। कोर्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ ये नहीं। लेकिन आर्टिकल 175 ए सब क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। इस अल जिहाद ट्रस्ट असद अली केस का जो केस था उसके बाद ये एक उन्होंने पढ़ दिया, तो इसकी तरमीम अगर ये करेंगे तो फिर उसमें आएगा, लेकिन वो फिर अफेक्ट होगा इन जजमेंट से। देखिए जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती है जहाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है उसकी तरमीम इस तरह से नहीं होगी। आप अपने सेलियंट फीचर्स जो होते हैं, कल देखिए क्या पार्लियामेंट ये तरमीम कर सकती है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होगा, एक कम्युनिस्ट कंट्री होगा, ये कर सकती है पार्लियामेंट तरवी। आपने अभी फरमाया कि आप सुप्रीम हैं, ये कर सकते हैं आप, ये हमारा ही डेमोक्रेसी, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, ये जो भी अब ये चीज़ें जो होती हैं इस तरह नहीं है। या इस्लाम पाकिस्तान का मज़हब नहीं होगा, क्या ये तरमीम कर सकते हैं आर्टिकल 2 में? नहीं कर सकते सर। तो मेरा ये व्यू है कि जो जुडिशरी के अंदर जो ये बातें हैं, जुडिशरी के अंदर किसी तरह से इस तरह के अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल को हटाने के लिए अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लाने के लिए आप करेंगे तो ये स्ट्राइक डाउन होगा, जबकि पाकिस्तान में आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने सर, आज तक नहीं की है। आपने रिसेंटली देखा था मिलिट्री कोर्ट्स की जो अमेंडमेंट्स थी 21वीं और 23वीं तरमीम, वो भी स्ट्राइक डाउन नहीं हुई थी। तो जबकि जस्टिस फाइज ईसा जो बेंच के मेंबर थे उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था 21वीं तरमीम को, माइनॉरिटी जज थे उसके अंदर वो। तो ये देखिए ये जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं, इस तरह के जुडिशरी को ख़त्म करें। हाँ, अब ये जजों की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाँ वो 1997 का और फिर मुस्लिम लीग नून के ज़माने का ही वो नवाज शरीफ साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे और ये एक्ट आया था 1997 में, खालिद अनवर साहब उस लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था जजों की तादाद 17 फिक्स की। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ जो सर, भी लेकिन एक बात बताएं, आप आबिद साहब एक बात चाहते बताएं, हैं, आबिद साहब एक बात जुडिशरी के बताएं उसमें मुझे, कर- एक मिनट अभी तो रुक जाए, अभी जजों पे ना जाएं। आप ये कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम है, लेकिन ये जो आइन है ये जी। कौन बनाता है? ये आइन पार्लियामेंट बनाती है ना। तो अगर इसी आइन को जब पार्लियामेंट नहीं सर, बनाएगी तो मैं पार्लियामेंट सॉरी, सुप्रीम हुई आइन ना। पार्लियामेंट पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, है तो आइन बना रही है, नहीं, आइन के ऊपर से नहीं, मुअल्लिक सर। तो नहीं होके आ रहा है। तो अगर सर एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप प्लीज मेरी बताइएगा, आप बात- बताइएगा सर। तो वही आइन जो है उसको इमेंड करने का राइट ना किसी लॉयर के पास है, ना किसी एंकर के पास है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो वो नया आइन का एक आ जाएगा आपके पास नुक्ता, नया पॉइंट आ गया जो आइन का हिस्सा बन गया, तो उसको आइन सुप्रीम रहकर ही पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो शट डाउन नहीं हो सकती ना उससे। कोई पार्लियामेंट ही आइन को बनाती है, पार्लियामेंट ने ही आइन बनाया है, पार्लियामेंट ने ही आइन को वो रेटिफाई किया है और बनाया और फाउंडर है, और वही उसमें तरमीम कर सकती है। जी अब बताइए। देखिए मैं आपको इसकी तशरीह कर दूं। देखिए पार्लियामेंट बनाती है आइन, लेकिन पार्लियामेंट जब आइन बनाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे काम कर रही होती है, नॉर्मल पार्लियामेंट की तौर पे काम नहीं कर रही होती। ये देखिए फ़र्क देखिए, जब नॉर्मल कानून साजी हो रही होती है तो पार्लियामेंट कर रही होती है और पार्लियामान उस वक्त पार्लियामान कर रही होती है, वो आइन के मातहत होती है जैसे होती है। जब वो अमेंडमेंट की पावर्स एक्सरसाइज कर रही होती है तो उस वक्त वो पार्लियामेंट नॉर्मल कानून साजी नहीं कर रही होती, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे काम कर रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रही होती है। ये फ़र्क है। तो जहां ये अमेंडमेंट करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे करेंगे, वरना तो आम कानून साजी तो जो अक्सरियत में पार्टी है वो पास कर देती है कानून, वो तो कानून साजी ये कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी किया सकता है उस कानून साजी को, ये आइन से मुतजाद है और ये कानून चैलेंज होते हैं। इस तरह आइन को भी चैलेंज किया जाता है, लेकिन अभी तक वो नहीं किया। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन सर पॉइंट तो यही है आबिद साहब, पॉइंट तो फिर यही हुआ ना कि पार्लियामेंट ही है जो कभी भी असेंबली को कंस्टिट्यूंट असेंबली बनाकर कंस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि फिर भी वो आइन के ताबे ही होगी, क्योंकि वो आइन के अंदर ही रह के आइन को बनाएगी। वो बिल्कुल आइन को चेंज कर सकती है। 18वीं 19वीं तरमीम 21वीं 23वीं तरमीम पार्लियामेंट ने ही तो की है, लेकिन एज कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अमेंड किया उसको कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन वो चैलेंज होते हैं। आपने देखा इवन 21वीं 23वीं तरमीम थी, ठीक है, 2 साल के मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम एक हाफिज एहसान साहब की राय लेंगे। सर आपका पॉइंट आ गया, हम एक ब्रेक लेंगे। हाफिज एहसान साहब हमें बताएंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट का क्या, जी बिल्कुल आपको भी दूंगा तारिक भाई, कि ब्रेक के बाद आप हमें बताइएगा जरा कि जी पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है एक ब्रेक के बाद। और इमरान खान के ऊपर सवाल जरूर पूछना है मैंने कि इमरान खान बेसिकली चाहते क्या है इस मुल्क से, अपने आप से, अपनी पार्टी से। आपके नजदीक इस तरह की तरमीम जो है अगर हो जाए तो किन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट फिर भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है या नहीं कर सकती? हाफिज साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं इन सारी चीज़ों को आपके नाजरीन के लिए या आपके लिए बड़ा क्लियरली इसको खोलता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि यह है क्या है। पाकिस्तान का आर्टिकल्स 175 से लेके आर्टिकल 203H जो है वो पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को डील करते हैं, कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट है। अब 175 के अंदर जो बुनियादी तौर पे जहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात है, वहाँ पे क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 175(2) है कि पाकिस्तान की कोई भी अदालत कोई जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी जब तक उसे आइन या कानून उसकी इजाज़त न देता हो। मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं, पाकिस्तान के आइन से मुबर्रा नहीं है। तीसरी इस चीज़ के अंदर ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर पहले आपकी सीनियरिटी का चीफ जस्टिस की हद तक कॉन्सेप्ट नहीं था, और उसको अल जिहाद ट्रस्ट के बाद और फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो 19th अमेंडमेंट आई उसके अंदर 175(3) इंट्रोड्यूस कर दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो का चीफ जस्टिस जो होंगे वो सीनियर मोस्ट जज होंगे। उसके बाद ये है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सीनियरिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। अब रिसेंटली पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, जिसको उस दौर के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने नाफज होने से पहले ही सस्पेंड कर दिया था, और उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में एक फुल कोर्ट बैठा और उस फुल कोर्ट ने उसके ऊपर एक जजमेंट दी। वो पाकिस्तान की आइंदा की तारीख भी रकम करेगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर जुडिशरी से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज की जाती है तो क्या उससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी की डोमेन में जाती है कि नहीं जाती है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये किया कि अगर आर्टिकल 191 के नीचे अगर कोई लेजिस्लेशन की जाती है तो वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वो नहीं मुतासिर करती, और उसी के अंदर जाके आर्टिकल 184(3) को जो है वो रेगुलेट किया गया, और उसके अंदर एक रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी दिया गया, अपील का कॉन्सेप्ट भी दिया गया, और रिव्यू के अंदर ये कहा गया कि आप अपने इंडिपेंडेंट जज भी कर सकते हैं, और उन्होंने कहा गया कि आपने 15 दिन के अंदर केसेस फिक्स करने हैं। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स ने आज तक पाकिस्तान के इन अमेंडमेंट्स को जो है तकरीबन 25 से ज़्यादा हो चुकी हैं, उन्हें कभी स्ट्राइक डाउन किया है? तो कभी भी पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने नहीं किया। इवन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जनरल जो फजल जफर अली शाह वाला केस था, लेकिन क्या कर सकती है? जनरल मुशर्रफ को भी इख्तियार दे दिया था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जी, अब ये है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर किसी भी लॉ को बना सकती है, अमेंड कर सकती है, और आर्टिकल 238 और 39 के नीचे जाके वो पाकिस्तान की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है, और वो अमेंडमेंट जो है 239(5) के नीचे पाकिस्तान की किसी नहीं। लेकिन मेरा सवाल, हाफिज साहब रुक जाए एक मिनट। और जब हाफिज साहब मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे, हाफिज साहब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक पाकिस्तान की किसी तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। क्या सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है या नहीं कर सकती आइंदा या अभी कभी भी? देखें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर अपने आप को रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती हैं अल्टिल के मैक्सिमम ना आए। अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अगर सीनियरिटी को आप बदलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि पाकिस्तान की जुडिशरी को आपने अंडरमाइन किया है, चूंकि पहला वो डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट की थी, आपने सीनियर मोस्ट कर दिया। अब आर्टिकल 175 के अंदर अगर प्रोसीजरल चीज़ें को पार्लियामेंट लेके आती है, अगर वो चीज़ें आती हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगी, और अगर उसके अंदर जाके आपने ये समझा कि शायद उसके अंदर एक नया प्रोसेस जो है वो क्रिएट करके शायद कुछ जुडिशियल फंक्शंस को मिनिमाइज किया है, तो शायद वो आपका आर्टिकल 8 की स्ट्रेंथ के ऊपर आएगा। बाकी आपका एलिवेशन का प्रोसेस, आपका सीनियरिटी का प्रोसेस, या उसके बाद ये है कि आपका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आना, अगर आर्टिकल 170 लोगों को क्लियरली बताते हैं। आपने कहा कि जी, आपने कहा कि मेरे घर सुने हाफिज साहब, अर्ज ये है कि आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी पाकिस्तान की किसी तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं किया। मैंने आपसे पूछा कि क्या नहीं किया लेकिन कर सकती है? आपने कहा वो रिस्ट्रेंट शो करती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, रिस्ट्रेंट शो करती है। लेकिन दोबारा मैं पूछूं, अगर रिस्ट्रेंट शो ना करे दुनिया भर की तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? कर सकती है। ठीक,
बिल्कुल आ गया कर आपका, सकती है, आ गया। बिल्कुल हाफिज उनका जुबैर साहब, जुडिशियल कुछ रिव्यू कहना की आपने जो तो पावर तारिक है साहब को बिल्कुल बताना कर मैंने। सकती है। हाफिज साहब ने बड़ा एक एक्सप्लोसिव किस्म का पर्सपेक्टिव, पॉइंट आ गया आपका। आबिद जुबैरी साहब, आबिद जुबैरी साहब, देन तारिक फजल साहब। जी आबिद जुबैरी साहब, क्विकली कुछ कहना आपने इनको, उसके बाद मैंने तारिक भाई की तरफ जाना है। जी देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं मतलब देखिए मैं समझता हूँ कि आज तक कोई कभी आर्टिकल किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन नहीं किया, लेकिन अगर ये डायरेक्ट हमला होगा सुप्रीम कोर्ट में जो एक इक्वल कोई इक्वल एक सुतून है हमारी रियासत का, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, जबकि दो आर्टिकल 239(5) के तहत वो जो अमेंडमेंट होगी किसी अदालत में चैलेंज आपको नहीं क्यों हो लगता सकती, है लेकिन कि अगर सुप्रीम उसको कोर्ट के दिखा दिया जजों जाए, की एज चेंज करना हमला है सुप्रीम कोर्ट पर? बिकॉज देखिए यहाँ कोई पर्सन स्पेसिफिक किसी को फ़ायदा कराना, किसी के टेन्योर बढ़ाने के लिए, मैं समझता हूँ ये हर ज़माने में हर चीफ जस्टिस का जब वक्त पूरा हो रहा होता है हमेशा एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम आपकी जजों की उम्रें बढ़ा रहे हैं ताकि उनके हक में फैसले लिए जाएं। मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि इस तरह की ये जो खिलवाड़ होने लगी या होगी, जो जबकि मैं समझता हूँ तारिक भाई बड़े पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने कहा इस तरह का कोई मूव नहीं है, लेकिन मैंने खुद आज एक डॉक्यूमेंट देखा है जिसमें एक नूर आलम साहब हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रपोज की हुई है प्राइवेट मेंबर बिल में। अब प्राइवेट मेंबर बिल की जो हैसियत है वो हम भी जानते हैं, लेकिन आपने रिसेंटली देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक प्राइवेट मेंबर बिल की तरह कैसे आ रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट आज सर्कुलेट कर रहा है, शायद आपकी, हाफिज साहब की और तारिक फजल साहब की नज़र से गुजरा होगा। उसके अंदर ये कुछ पार्लियामेंटेरियंस वो प्रपोज कर रहे हैं, आर्टिकल 184 के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं, 177 वगैरह, लेकिन 179 में प्रपोजल नहीं, उसमें नहीं है मैंने देखा। और आर्टिकल 175A(3) का भी, जिसके अंदर सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जो जज होता है वो चीफ जस्टिस बनता है, वो मेरे नज़र से नहीं गुजरा है। अंदर कोई और डॉक्यूमेंट है जो मेरी नज़र में नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि जी इस तरह की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट आपका आ गया, तो ये पॉइंट आ गया भी सारी इस पे करेंगे। जी आपका पॉइंट आ गया, कामरान एक सेकंड, सर आपका पॉइंट आ गया। दीजिएगा, हो ये रहा है पाकिस्तान के अब अंदर हाई तारिक कोर्ट भाई, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहली दफा ये मियाद कहना- नहीं बढ़ेगी। 17th जी, अमेंडमेंट साहब। के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मियाद बढ़ी थी और एलिवेशन के अंदर 40 की बजाय 45 किया गया था और ऊपर उसे 63 से 65 किया गया था। तो ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है कि जजेस का एलिवेशन का जो एज है उसको भी चेंज किया गया है और उसके बाद पॉइंट आ गया आपका। एज को इंक्रीज भी किया गया है। तारिक भाई ये कह रहे हैं आबिद जुबैरी साहब, और ये तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं कि बेसिकली आप लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं अपनी पसंद के फैसले करवाने के लिए। इन अदर वर्ड्स आपकी नीयत पे शक कर रहे हैं इस तरमीम को लेकर, एक बात। और दूसरी बात जो इसमें आ रही है वो ये कि क्या आप तो कह रहे हैं कि जी हुकूमत कोई ऐसा बिल लेकर नहीं आ रही जिसके अंदर जो है ये इस तरह का पैकेज होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी मर्जी का लगाएंगे चीफ जस्टिस, या उसकी एज चेंज कर दी जाएगी टेंडर बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हुकूमत प्राइवेट बिल के जरिए ये कार्रवाई करने का इरादा रख रही है? प्राइवेट मेंबर डे से शायद ये जो मामला है, ये जो चहमगोइयाँ मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो रही हैं, उस अंदाज से शायद ये मुमकिन ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लैरिटी ज़रूर लाना चाहूँगा कि जब आप बात करते हैं आइन की, सुप्रीम कोर्ट की और उसके बाद असेंबली की और पार्लियामेंट की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आइन जो है वो सुप्रीम है। आइन से ही ये सारे इदारे जो हैं अख्तियारात भी लेते हैं और उसी के ताबे ये काम करते हैं। लेकिन अगर इदारों में मुवाजना किया जाए तो उसमें जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है। आइन में अमेंडमेंट का अख्तियार भी उसी के पास है, आइन की खालिक जो है वो भी पार्लियामेंट है, तो इसलिए इदारों के अंदर उसका अख्तियार जो है वो सुप्रीम है। बाकी जो बात की गई कि जो उसमें आइन में अमेंडमेंट्स मुख्तलिफ अदवार में हुई हैं उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, रिस्ट्रेंट शो किया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा किया, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक अमेंडमेंट या कोई भी बिल या कोई भी कानून साजी पार्लिमान में होती है नहीं सर, और ये strike अंपायर down जो हो है जाती वो तो सुप्रीम कोर्ट है, ये मुझे बताएं आइन क्या सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम पे है, हमला नहीं पार्लियामेंट है? सबसे ज्यादा सुप्रीम भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि पार्लियामेंट का पास करदा कोई भी शख्स जो है वो आईनी है या नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना, यहां जाके आप फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, अंपायर भी मैं तो है ना, देखें, क्या बात किया ये जाए? है, आइन को इंटरप्रेट करने का कोई इख्तियार उनके ये पास हमारे है। फिर क्या यहाँ करेंगे? ये चीज़ स्ट्राइक डाउन कर देंगे अभी। एक तो आज आपने जो मुझे, मैं ऐसे कहूँ ज्यादती की है या आपने मुझे, तो मैं ये कहूँगा कि इज़्ज़त बख्शी है कि इतने दो इंतहाई सीनियर कानूनदान जो हैं उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है उनकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, अगर ये है भी तो ये ठीक नहीं है। वजह यह है कि आपके एक तरफ 340 वो लोग बैठे हैं जो 8-8, 10-10 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो एक बिल बनाते हैं, वो कोई कानून साजी करते हैं,
और उसे 3 लोग बैठ के अगर स्ट्राइक डाउन कर दें तो मेरा ख्याल ये है कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपकी 340 दिमाग इस्तेमाल हो रहे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, इलेक्शन लड़ के आते हैं, पब्लिक की आवाज़ है, पाकिस्तान की आवाज़ है, कौम की आवाज़ है, और दूसरी तरफ जनाब 3 लोग का जो बैठ के अगर उसको स्ट्राइक डाउन करें, जो 24-25 करोड़, ये बात, दूसरी बात, तारिक भाई आपका ये आर्गुमेंट इसलिए सेल्फ डिफीटेड है कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का 2/3 मेजोरिटी लेकर आता है, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, उसको भी तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस फारिग कर देते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। हाफिज ज़ुबैरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाफिज साहब की आवाज, किसकी आवाज आई है? नहीं, जिसकी आवाज आई है बोल नहीं, देखे ना, मुझे जरा मुकम्मल करने दें। बात ये है, मैं जरा कंप्लीट कर रहा हूँ। फारिग अगर कर देते हैं तो क्या वो ठीक करते हैं? क्या उससे मुल्क का फायदा हुआ है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फारिग किया गया, क्या मुल्क का फायदा हुआ? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं कि ये है सिस्टम, लेकिन इसमें बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो हो जाता है ना सर, फारिग किया गया, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें कोई फायदा नहीं तो आप खुश हुए है, थे, बेहतर करने की जरूरत है। मुझे चले बेहतरी आएगी, मुझे सिर्फ, अच्छा हाफिज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड मुझे फिर हाफिज ज़ुबैरी साहब की तरफ चले जाइएगा। अच्छा कामरान साहब एक सेकंड, बात यह है कि आप तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सामने नैब की एक जजमेंट आई थी और उसके अंदर 2-1 से फैसला आया था, और डिसेंटिंग व्यू जस्टिस मंसूर अली शाह का उसके अंदर आया था कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, और वो जो कलेक्टिव विजडम है वो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर है, और हमें पार्लियामेंट की इज्जत करनी चाहिए और उनकी लेजिस्लेशन को भी अल्ट्रा वायरीज जो है वो नहीं करना चाहिए। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो स्टेटस बहुत आगे चला गया ना। तो ये अभी रिसेंट जजमेंट आप पढ़ लें तो उसके अंदर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर, पार्लियामेंट के मैंडेट के ऊपर जो जस्टिस मंसूर का डिसेंटिंग नोट है वो बड़ा जबरदस्त नोट है, जिसके अंदर ये है अगर एक मिनट सर, वो सर केस टू केस वेरी करता है, केस टू केस। मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लोसिव फैसले भी किए और हमले भी किए, में छोड़े इस बात को, केस टू केस वेरी करता है। लेकिन मेरा सवाल ये हाफिज ज़ुबैरी साहब कि अगर अमेंडमेंट चैलेंज की जाती है, तारिक भाई आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। हाफिज ज़ुबैरी साहब अगर अमेंडमेंट चैलेंज की जाती है, मैं सिर्फ एक सवाल, ज़ुबैरी साहब उसका बेहतर जवाब दे देंगे। कमरान भाई मेरा सिर्फ एक सवाल सुन लें जो अभी ज़ुबैरी साहब ने फरमाया। हालांकि अभी वो बात मैंने कहा कि असेंबली बिजनेस डे पे नहीं है, लेकिन अगर जो चीफ जस्टिस साहब की तैनाती है, अगर उसके हवाले से ये बात आ जाती है कि एक पैनल ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है? मुझे आप बताएं कि आर्मी चीफ ज्यादा बड़ा मनसब है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज्यादा बड़ा मनसब है? आर्मी चीफ की तैनाती आपको 4 से 5 नाम मांगे जाते हैं और उसमें से एक बड़ा मनसब कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस बड़ा मनसब है। ये अगर ऐसा हो तो प्रोटोकॉल के अंदर चीफ जस्टिस का जो स्टेटस है वो नंबर 3 के ऊपर है। क्या पार्लियामेंट के पास होना चाहिए? अगर जवाब, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ से मुवाजना नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आर्मी चीफ एक ग्रेट सर वक्त बड़ा कम है, बोले हाफिज साहब होते हैं, ठीक है, वो आर्मी है। अच्छा जी, और दूसरी बात है कि वो उन पे दूसरा लॉ, उनका मिलिट्री एक्ट अप्लाई करता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने वो है। पॉइंट इज दैट कि जी पैनल ऑफ जजेस बनाने का देखिए जो झगड़ा था वो यही था कि क्यों आप क्यों इख्तियार लेना चाह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट नहीं दी। ये सारा एक कंसेंसस से 8वीं और 19वीं तरमीम हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया था पूरी पावर के तहत। आप लोग सारी पार्टीज बैठ के और आपने कहा ये झगड़े को ख़त्म करते हैं कि ये जो सवाबदीद थी कि अपनी मर्जी के आदमी को चुन के आप चीफ जस्टिस बना दें जो आप समझते हैं आपके लिए बेहतर होगा। इसको ख़त्म करने के लिए आप एक तरमीम की जिसमें आप लोग सब शामिल थे, और आई एम श्योर तारिक भाई आप भी उस पार्लियामेंट का ज़रूर हिस्सा होंगे जब ये 2010 में 18वीं और 19वीं तरमीम हो रही थी। तो आप आपको साबित करना पड़ेगा कि हुकूमत बेला फायदा कर रही है। क्विकली हाफिज साहब, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन कर देती है हाफिज साहब, तो क्या तूफान आ सकता है पाकिस्तान में? देखिए कामरा भाई, मैं आपको चीज बताऊं कि टाइम बड़ा क्रूशल है। जो चीफ जस्टिस हैं वो जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर, और अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को फैसला करती है कि पैनल जाएगा और पैनल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो आर्टिकल 175A है उसके अंदर एक कॉम्पोजिशन दी हुई है। अगर वो कॉम्पोजिशन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस रिकमेंडेशंस को थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी ओन कर लेते हैं
तो मेरा ख्याल ये है कि उस दौरान ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, और अगर प्रोसेस हो जाता है तो अगर उसके बाद कोई फैसला आता है तो वैसे इनफ्रक्चस होगा। तो फिर आप जजेस बैठेंगे कौन उस कमीशन में? क्या बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। हुकूमत की गुफ्तगू से, तारिक फजल से गुफ्तगू से मुझे लगा कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के बजाय हुकूमत एक पैनल बनाने पर गौर कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तयन करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पर आपको हम रिपोर्ट करते रहेंगे। दीजिए कल तक इजाजत।